आज का बैच स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम रन किया था जिसका आउटपुट हमें स्क्रीन पर मिल रहा था। ठीक है, तो आई होप किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि प्रोग्राम कैसे रन करते हैं और प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन कैसे चलता है स्टेप बाय स्टेप, और जो प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट होती है वो कैसे रन करती है। जब तक फर्स्ट स्टेटमेंट का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम दूसरी स्टेटमेंट पे मूव नहीं करते। ठीक है, देखो आज जो है काफी न्यू स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जिनके टॉपिक्स प्रीवियस क्लियर नहीं है तो आपको यूट्यूब पे टोटल वीडियोस मिल जाएंगी उसकी, तो प्लीज वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होने से पहले मैं आपको इसकी पहले अहमियत समझाना चाहता हूँ कि हम इस टॉपिक को पढ़ना क्यों चाहते हैं, मतलब पढ़ने वाले क्यों हैं। ठीक है, तो कल हमने एक प्रोग्राम रन किया था, देखते हैं वो आज प्रोग्राम है नहीं है, शायद डिलीट कर दिया। देखिए, तो एक न्यू फाइल बना लेंगे हम। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे आप, नोटपैड को, और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ और उसे जावा एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ कोड डॉट जावा। ठीक है, इस फाइल को हम सेव कर लेंगे और हम कोड क्या लिखेंगे, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के बाद क्या लिखेंगे, क्लास। ठीक है, पब्लिक क्लास और कोड। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोडिंग प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे, तो आप भूल जाएंगे, आपको जावा बहुत डिफिकल्ट लगने लगेगी धीरे धीरे। वरना अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जावा आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग ARGS यहाँ पे आप लिखेंगे। अब हमने कल एक प्रोग्राम रन किया था जिसमें हमने लिखा था सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, डॉट प्रिंट प्रिंट। ठीक है, और स्क्रीन पर हम जैसे एग्जांपल के तौर पे हेलो प्रिंट करते हैं। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, रन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सोर्स कोड को हम किसको देंगे, कंपाइलर को देंगे, ताकि हमें कंपाइलर जावा बाइट कोड दे, और जावा बाइट कोड हम फिर जेवीएम को देंगे। जेवीएम हमें क्या करेगा, हमारे जावा बाइट कोड को सिस्टम पे रन करेगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है किसी का 32 बिट में खुलेगा तो किसी का करंट लोकेशन पे खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट में डायरेक्टरी को अपनी करंट डायरेक्टरी पे सेट करना है जहां पर आपकी ये सोर्स फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, जावा सोर्स फाइल। तो आप इसे कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे CD। ठीक है, CD लिखने के बाद आपको डेस्कटॉप का पाथ पता होना चाहिए। तो डेस्कटॉप का पाथ कैसे निकालेंगे, कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, जहां पे भी आपका डेस्कटॉप सेट है, मेरा यूजर्स के अंदर, ये अतुल डायरेक्टरी के अंदर ये रहा डेस्कटॉप नाम का फोल्डर। तो इस पाथ को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे CD के बाद स्पेस देंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो मैं देखो डेस्कटॉप पाथ पे आ चुका हूं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, जावा सी। ठीक है, जावा सी क्या है, कंपाइलर का नाम है। ठीक है, जावा सी को क्या चाहिए, हमारा जावा सोर्स कोड चाहिए। तो सोर्स कोड फाइल का नाम क्या है, कोड डॉट जावा। और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो देखिए आप, हमें कल की तरह एरर मिल रहा है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। तो मैंने आपको कल बताया था जावा सी ये हमें एरर क्यों आता है। अगर हमारे कमांड प्रॉम्प्ट को पता नहीं होता कि ये इंटरनल या एक्सटर्नल कमांड, पहली बात तो डोस की कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल कमांड है नहीं, तो या तो ये ऑपरेबल प्रोग्राम हो सकता है या बैच फाइल हो सकता है। बट हमारे कमांड प्रॉम्प्ट को ये पता नहीं है कि जावा सी जो ऑपरेबल प्रोग्राम है या बैच फाइल है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो हमें उसे बताना पड़ेगा ताकि वो उस सॉफ्टवेयर को रन कर सके। ठीक है,
तो उसके लिए हमें यहाँ पे पाथ सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सेट, फिर उसके बाद कैपिटल में PATH, पाथ असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर उसके बाद डबल कोट्स। अब आपको पाथ कॉपी करना है। पाथ कॉपी कैसे करेंगे, आप कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे अपना प्रोग्राम फाइल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे जावा आपका इंस्टॉल्ड है उस फोल्डर को ओपन करेंगे, JDK बिन नाम के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आपका जावा सी ये रहा, ठीक है, जो आपका कंपाइलर है। तो ये आपको पाथ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में सेट करना है, ठीक है, पाथ वेरिएबल में। इसे आप कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। डबल कोट्स को बंद करेंगे। डबल कोट्स को बंद करने के बाद जैसे आप एंटर को हिट करेंगे तो आपका पास सेट हो जाएगा। अब आप उसके बाद लिखेंगे जावा सी, ठीक है, दोबारा मैं लिखता हूं जावा सी कोड डॉट जावा। इस लाइन का मतलब क्या है, मैं अपने कंपाइलर को जावा सोर्स कोड फाइल प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पर मेरी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा कोड डॉट क्लास, जिसमें कौन सा कोड होगा, जावा बाइट कोड, जिसे कौन समझ सकता है, JVM समझ सकता है। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अभी ये कंपाइल कर रहा है हमारी फाइल को, देखो ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है। अगर आपको कर्सर वापस मिल जाता है तो मतलब आपका कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया है। अगर आप कहीं पे गलती कर देते हैं तो ये आपको एरर शो करेगा। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि एरर आप कैसे पकड़ेंगे कि आपकी प्रोग्रामिंग में कहीं पे गलती हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक फाइल मिल गई है जिसका नाम है कोड डॉट क्लास। तो ये एक ऐसी फाइल है जिसमें जावा का बाइट कोड है। अगर मैं आपको इसे ओपन करके दिखाऊं तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूं, ठीक है। नोटपैड मैंने दूसरा ओपन कर लिया है। इसके ऊपर आप सिंपली इस फाइल को ड्रैग कर देंगे। आप ड्रैग करेंगे तो इसमें आपको जावा बाइट कोड कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे एडिटर में खोलेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग उसे शो करेगा टेक्स्ट को, ठीक है। तो एडिटर की भी जो होती है वो अलग प्रोग्रामिंग होती है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो भी अपने तरीके से कोडिंग, मतलब जो भी डाटा है उसे रीड करता है, ठीक है। तो जिस तरह से इसने नोटपैड ने रीड किया है डाटा को, वो आपको रिप्रेजेंट स्क्रीन पर कर रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो इतना ही जो स्पेस है ना, ये स्पेस नहीं है, आपको जो स्पेस लग रहा है ये कुछ बाइट कोड लिखा हुआ है जिसे नोटपैड या तो समझ नहीं पाया है, उसके रेस्पेक्ट में उसने कोई सिंबल्स दिखा दिए हैं जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग जिस हिसाब से नोटपैड में की गई है कि अगर हमें ऐसा बाइट कोड आता है, इस फॉर्मेशन का कोई कोड आता है, तो उस बेसिस पे उसने यहाँ पे सिंबल्स रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। बट हमारा फोकस इस पे नहीं है, मैंने आपको दिखाना था जावा बाइट कोड। अगर आपको एग्जैक्टली देखना है जावा बाइट कोड कैसा है, या इसमें आप सबलाइन में खोलेंगे और मैं इसे सिंपली ड्रैग कर लेता हूँ फाइल को, जावा कोड फाइल को, ठीक है। तो देखेंगे आप ये हमारा जावा बाइट कोड है, ठीक है। यहाँ पे बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है ना। आगे हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। इसे आप बिट नहीं है, हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक है। हेक्साडेसिमल कोड के फॉर्मेशन में हमारे जावा बाइट कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखेंगे जो हमारी क्लास फाइल है कोड डॉट क्लास फाइल, इसे हमें किसे देना है, JVM को। तो हम सिंपली टाइप करेंगे जावा, क्योंकि हमारे JVM का नाम क्या है, जावा। फिर उसके बाद हम स्पेस देके लिखेंगे क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या था हमारा, कोड डॉट क्लास। तो हमें इस वाली फाइल को जावा को देना है, ठीक है। तो सिंपली आप टाइप करेंगे कोड। जैसे ही आप एंटर हिट करते हैं तो आपको यहाँ पे आउटपुट आ रहा है हेलो, जो आपने प्रोग्राम में लिखा था, ठीक है। अब चलिए हम एक और लाइन लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। अब मैंने कॉपी किया और मैंने अगले, आपको कॉपी नहीं करना है, मैं पेस्ट करता हूं और यहाँ पे मैंने लिखा हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को आउटपुट, मुझे स्क्रीन पर आउटपुट ऐसा कुछ नजर आए, हेलो, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि अगला वाला जो आउटपुट है, ठीक है, वो मुझे अगली लाइन में आए। बट मैंने जो आपको कल डिस्कस किया था कि जहां पर हमारे कर्सर की पोजीशन लास्ट टाइम होती है वहीं से हमारा आउटपुट प्रिंट होना शुरू होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमें आउटपुट किस तरह का आएगा, सबसे पहले मेरा हेलो प्रिंट होगा। जब तक इस लाइन का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता हम दूसरी लाइन पे मूव नहीं कर सकते। तो जब हम इसे हेलो को प्रिंट करेंगे तो हमारा स्क्रीन पर हेलो प्रिंट हो जाएगा, कंसोल पे हमारा हेलो आ जाएगा। अब हेलो प्रिंट होने के बाद कर्सर की पोजीशन कहाँ होगी, ओके बाद, ओके जस्ट बाद, ठीक है। तो अब जब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करेंगे, मतलब हमारा एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव होगा,
तो नेक्स्ट लाइन में हमें प्रिंट करना है हाउ आर यू, ठीक है। बट हाउ आर यू कहां से प्रिंट होना स्टार्ट होगा, जहां पर हमारे कर्सर की पोजीशन लास्ट टाइम थी। तो लास्ट टाइम कर्सर की पोजीशन थी ओ के आगे, तो हमारा एच कहां पर प्रिंट होगा, ओ के जस्ट आगे, तो एच यहां पे प्रिंट हो जाएगा, OWARU, ठीक है। हमारा आउटपुट ये आएगा, पर हम आउटपुट कैसे चाहते थे, ऐसा चाहते थे। अब हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम कितनी भी लाइन में अपना प्रोग्राम लिख दे, हमें आउटपुट कैसा आ रहा है, हमेशा एक ही लाइन में आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूं कि हमें आउटपुट एज इट इज यही आ रहा है। आप इस कोड को मिटा दीजिएगा, कभी आप ये ऐसे लिख दें और आपको एरर आ जाए, ठीक है। मैं इसे फाइल को सेव कर लेता हूं। देखो, अगर आपको कहीं पे एरर हो जाता है, आप कहीं पे गलती कर देते हैं प्रोग्रामिंग में, तो आप सिंटैक्स एरर को कैसे पकड़ेंगे, हम एरर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के एरर होते हैं, जब हम एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से रीजनरेट करेंगे। सपोज दैट मैं यहाँ पे गलती कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेमी कोलम लगाना भूल जाता हूँ, तो मैं यहाँ से सेमी कोलम को हटा देता हूँ और अपनी फाइल को सेव कर देता हूँ, ठीक है। फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करेंगे जावा सी, ठीक है। हमारे कंपाइलर का नाम है जावा सी, और मुझे इसे कैसी फाइल देनी है, सोर्स कोड, मतलब जावा सोर्स फाइल देनी है, तो कोड डॉट जावा, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा, एरर, क्योंकि जो मेरी फाइल है, सोर्स फाइल है, इसमें एरर है, ठीक है, जिसे हमारा कंपाइलर कंपाइल नहीं कर सकता। अगर कंपाइल नहीं करेगा तो क्या देगा, एरर देगा। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूं, तो मेरे को मिलेगा एरर। यहाँ पे मुझे बता रहा है कोड डॉट जावा, देखो यहाँ पे आप लिखा हुआ कोड डॉट जावा, मतलब हमारी फाइल का नाम, सोर्स फाइल कोड डॉट जावा में लाइन नंबर 4 में एरर है, ठीक है। अगर आप इस फाइल में देखेंगे, इस फाइल का नाम क्या, कोड डॉट जावा, लाइन नंबर 4, 1 2 3 4, ठीक है, लाइन नंबर 4। एरर क्या है, ठीक है, सेमी कोलन, ठीक है, एक्सेप्टेड, ठीक है। यहाँ पे आपको चाहता है कि यहाँ पे सेमी कोलम होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप सेमी कोलम लगा दीजिएगा, आपका एरर गोन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट भी कर रहा है लाइन में कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलो, यहाँ पे जो आपने लिखा है, यहाँ पे आपका कहीं पे एरर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एरो से रिप्रेजेंट भी कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एरर भी आपको शो कर रहा है। तो आप ऐसे एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कहीं पे भी आप फंस जाते हैं कि कहीं पे सिंटैक्स एरर आपने कहीं पे कर दिया है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने गलती कहां तक की है और आप उसे करेक्ट कर सकते हो। तो इस फाइल को मैं दोबारा सेव कर लेता हूं और दोबारा से हम इसे कंपाइल करेंगे, ठीक है। कंपाइल करने के लिए दोबारा से क्या लिखूंगा, जावा सी कोड डॉट जावा। मैंने एंटर हिट किया, मेरी फाइल कंपाइल हो गई है, ठीक है। तो कंपाइल होने के बाद मेरे को क्या मिल गई है, कोड डॉट क्लास फाइल मिल गई है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जावा, मतलब जेवीएम को कॉल करेंगे और क्लास को उसे दे देंगे CODE। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो मेरे को आंसर आ रहा है हेलो हाउ आर यू, जैसे हमने सोचा था। अभी अभी हमने प्रैक्टिस में जब मैं प्रोग्राम को समझा रहा था, तब आपको मैंने डिटेल में बताया था कि आउटपुट कैसे आ रहा है, ठीक है। तो सेम हमें आउटपुट वही आया है, बट हम आउटपुट क्या चाहते थे कि हेलो के नीचे हाउ आर यू चाहिए। तो अब हमें हेलो के नीचे हाउ आर यू कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो उस चीज को हम डिटेल में पहले समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या है, जब आपका ये प्रोग्राम रन हो रहा है तो सबसे पहले आपका स्क्रीन पर आ रहा है हेलो, ठीक है, राइट। अब हमारे कर्सर की पोजीशन क्या है, लास्ट टाइम ओ के आगे है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है भाई, अगर मैं नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करूंगा हाउ आर यू, तो हाउ आर यू एज इट इज यहीं से आएगा ओके आगे से। बट अगर मैं किसी तरह से कर्सर की पोजीशन मान लीजिए आगे ले जाता हूं, तो हाउ आर यू कहां से आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। अगर कर्सर की पोजीशन में यहां पे ले जाता हूं तो हाउ आर यू यहां से आएगा, ठीक है। तो हमें अपने कर्सर को मूव करना है, ठीक है, जहां पर हमारा कर्सर होगा वहां से हमें आउटपुट आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कर्सर को ले जाना नीचे, ठीक है। तो आपके कीबोर्ड में एंटर का बटन होता है, अगर आप एंटर पे फोकस करेंगे तो एंटर भी एक तरह से करेक्टर है। अभी मैं समझाऊंगा डिटेल में करेक्टर कैसे है। वो एंटर भी एक तरह से करेक्टर है, क्योंकि वो स्क्रीन पर आपको दिख नहीं रहा है, वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या है, वो कर्सर को नीचे ले जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें कुछ ऐसे करेक्टर की जरूरत है जो स्क्रीन पर प्रिंट ना हो, अपना इफेक्ट दिखाएं, और उनकी इफेक्ट की वजह से हम अपने स्क्रीन पर आउटपुट जिस तरह का चाहते हैं उसे हम मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। तो हम करेक्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज।
जिसका नाम है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव हो जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि हम नेक्स्ट कर्सर को, मतलब कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और जिसके थ्रू हम मूव करेंगे वो किस तरह के कैरेक्टर होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया जो मैंने प्रोग्राम अभी आपको समझाया है? हाँ जी भैया, आ गया भाई, आ गया। ठीक है, तो स्लाइड की तरफ मूव हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, अब ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते क्या हैं? ठीक है, आपके जो कैरेक्टर हैं, मैंने रिप्रेजेंट किया था कैरेक्टर यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अब सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? सिंगल यूनिट इंक्लोज इन ए सिंगल कोट्स। अब आपके सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट भी दो तरह की कैटेगरी में रिप्रेजेंट किए गए हैं। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए अपना। ठीक है, तो उसमें पहले कैरेक्टर हैं आपके प्रिंटेबल कैरेक्टर। प्रिंटेबल कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाते हैं। स्क्रीन पर कैरेक्टर कौन से प्रिंट हो जाते हैं? जैसे आपने लिखा ए, ठीक है, आपने लिखा सिंगल कोट्स का ए, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है, ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। आपने हेलो लिखा था, तो हेलो के अंदर एच था, ई था, एल एल ओ था, तो एच एक ऐसा कैरेक्टर था, आपने एच लिखा, एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर जो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं हम प्रिंटेबल कैरेक्टर। अब दूसरे कैरेक्टर होते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को बोलते हैं हम एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होते, अपना क्या दिखाते हैं? इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, उनका पर्टिकुलर कोई इफेक्ट होता है। तो आज हम इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सभी के सभी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में। अब मैंने आपको कैरेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि सिंगल यूनिट इंक्लोज इन ए सिंगल कोट्स, बट अगर मैं यहाँ पे आपको कैरेक्टर दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लैश एफ। ठीक है, स्लैश सिंगल कोट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिखा सिंगल कोट्स का स्लैश एन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे स्लैश एन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे दो यूनिट है, स्लैश और एन। ठीक है, तो ये तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। बट अगर कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, अगर कोई भी कैरेक्टर आपका स्लैश से फॉलो हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी कैरेक्टर आपका स्लैश से फॉलो हो रहा है और वो आपके एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की कैटेगरी में है, मेंशन्ड है, तो वो पूरी की पूरी सिंगल यूनिट माना जाता है। ठीक है, जब मैं आपको आज की कोड के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये है हमारी सिंगल यूनिट और इंक्लोज इन ए सिंगल कोर्स। ठीक है, बट ये सिंगल यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगी, क्या दिखाएगी? अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो पर्टिकुलरली सबका कोई ना कोई इफेक्ट है। ठीक है, फॉर्म फीड को मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसका भी यूज नहीं होता। मैं आपको इन सभी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए प्रोग्रामिंग की तरफ मूव हो जाते हैं। समझ में आ गया एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं? ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होते, अपना क्या दिखाते हैं? इफेक्ट दिखाते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नहीं भाई, प्रैक्टिकल बताओ। यस, ओके। नो डाउट्स, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा है हेलो हाउ आर यू। ठीक है, जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो। अब मुझे क्या करना है? मुझे ओ के बाद कोई एक ऐसा कैरेक्टर प्रिंट करना है जो कर्सर की पोजीशन नीचे ले जाए। तो अगर मैं ओ के बाद लिख देता हूँ स्लैश एन, तो स्लैश एन एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होता, अपना इफेक्ट दिखाता है। इसका इफेक्ट ये होता है, ये कर्सर की पोजीशन को नीचे ले जाता है, मतलब अगली लाइन में ले जाता है, नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया ए के बाद लिख दिया स्लैश एन, ठीक है, मैंने एच के बाद लिख दिया स्लैश एन, तो हमें आउटपुट किस तरह का आएगा? अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले हमारा प्रिंट हो रहा है एच ई एल एल ओ।
अब उसके बाद प्रिंट होना है स्लैश एन। स्लैश एन स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, अपना क्या दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा। तो कर्सर की पोजीशन पहुंच जाएगी नीचे, ठीक है। इस लाइन का काम हो गया हमारा कंप्लीट। एग्जीक्यूशन जाएगा नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सबसे पहला कैरेक्टर एच, तो एच हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्लैश एन। तो स्लैश एन स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, क्या दिखाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। उसके बाद कर्सर की पोजीशन पहुंच जाएगी एच के नीचे। फिर उसके बाद क्या प्रिंट होना है, ओ डब्ल्यू। तो आप ओ डब्ल्यू आपका प्रिंट होगा। उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, स्पेस। देखिए स्पेस प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आएगा स्पेस, फिर उसके बाद कैपिटल का ए। उसके बाद प्रिंट हो रहा है आपका स्लैश एन। अब स्लैश एन प्रिंट नहीं होगा, क्या दिखाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ए के बाद कर्सर की पोजीशन नीचे पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है आपका आर ई, तो आपका आर ई यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर स्पेस वाई ओ यू, तो आपका आउटपुट आएगा हेलो एच ओ डब्ल्यू ए आर ई स्पेस ओ यू। तो कोई प्रॉब्लम इसे आउटपुट को समझने के लिए, किसी को भी आउटपुट समझ में नहीं आया कि आउटपुट कैसे आ रहा है? नो। समझ में आ गया? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, ठीक है, फाइल पे जाके एक बार सेव कर लेंगे। प्रोग्राम को सेव करता हूँ और इसे फिर हम रन करते हैं दोबारा से। तो सबसे पहले हम इसे कोड को कंपाइल करेंगे। क्या लिखेंगे, जावा सी कोड डॉट जावा। मैंने एंटर हिट किया। अगर आपको कंसोल वापस मिल जाता है तो आपका कंपाइलेशन सक्सेसफुल है, ठीक है। अब उसके बाद इस कोड को हम किसे देंगे, जेवीएम को देंगे। तो जेवीएम के लिए हम लिखेंगे जावा, फिर उसके बाद क्लास का नाम कोड। मैं जैसे ही एंटर हिट करता हूँ, ठीक है, मैंने एंटर हिट किया तो यहाँ पे आउटपुट हमें एज इट इज वही आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ वाला आउटपुट जो मैंने अभी कट किया था, यहाँ से देखो। कोई प्रॉब्लम समझने में? नो। ठीक है, गुड। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे ये हमारा इसमें स्लैश एन कंप्लीट हो गया है कि स्लैश एन का यूज क्या होता है। स्लैश एन का यूज होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं स्लैश टी पे, ठीक है। स्लैश टी का यूज क्या है, देखो आपके कीबोर्ड में होता है टैब। अगर आप कहीं पे टैब इंसर्ट करना चाहते हैं, कि अगर आप अपना आउटपुट है कुछ इस तरह से चाहते हैं कि एल के बाद एक टैब आ जाए, तो टैब एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, एक गैप होता है, या तो 8 स्पेस का होता है या 4 स्पेस का होता है, ठीक है। ये वेरी कर सकता है सिस्टम टू सिस्टम, ठीक है। आप इसे शायद चेंज भी कर सकते हैं, मुझे देखना पड़ेगा चेंज कैसे करते हैं सेटिंग में जाके। तो अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि चेंज कैसे कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे अगर आपको टैब प्रोवाइड करना है, ये एक बफर होता है 4 स्पेस का या 8 स्पेस का, ठीक है, जो मैनेज होता रहता है। तो अगर आपको यहाँ पे टैब प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास स्लैश टी। मुझे एल के बाद टैब देना तो यहाँ पे लिखेंगे स्लैश टी। तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे एल के बाद स्लैश टी प्रिंट होना है तो एल के बाद स्लैश टी प्रिंट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एल प्रिंट हो रहा है तो एल ओ, तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एल ओ प्रिंट होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब सपोज दैट मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैं देता हूँ ओ के बाद यहाँ पे स्लैश देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ ओ के बाद, ये जो ओ है ओ के बाद मैं देता हूँ स्लैश टी। तो आपका आउटपुट यहाँ पे अगर मैं टी देता हूँ तो स्लैश टी यहाँ पे आपका ही आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो स्पेस इतना आया है और यहाँ पे स्पेस इतना आया है, ऐसा क्यों आया है, ठीक है। इस पे मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपको। देखो यहाँ पे भी मैंने स्लैश टी दिया है। अगर टैब जो है मान लीजिए 8 स्पेस लेके चल रहा है, तो 8 स्पेस अगर मैं लूं, ठीक है, तो 8 स्पेस होगा आपका पर्टिकुलरली 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपका इतना स्पेस जो है दोनों तरफ आना चाहिए, इधर भी इतना ही आना चाहिए, इतना भी इधर आना चाहिए। तो ये एकदम अलाइनमेंट में क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसे प्लीज एक बार आप समझेंगे डिटेल में ये कैसे काम करता है स्लैश टी, ठीक है। तो स्लैश टी जो है आपका, सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं कि वो 8 स्पेस लेके चल रहा है, 8 स्पेस लेके चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 5 6 7 8, ठीक है। तो वो 8 स्पेस लेके चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आपने लिखा एच ई, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका 8 साइज का बफर है, ठीक है। तो आपने उसमें 2 को कवर कर लिया है। तो अगर आप ई के बाद टी देते हैं तो 6 स्पेस आपके आएंगे, 6 स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ भी कंटेंट लिखा तो आपका यहाँ पे डाटा आएगा, ठीक है। सपोज दैट आपने अगली लाइन में कुछ भी डाटा लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने दिया टैब, ठीक है। तो टैब में देखिए अब यहाँ पे कितने स्पेस आएंगे, 4 स्पेस आएंगे, क्योंकि 4 आपने
जो करेक्टर है वो पहले से लिख रखे हैं। तो जो टैब है वो 8 का स्पेस लेके चलता है, आपका ये ऐसे लेके चलता है 8 का स्पेस, ठीक है ना। तो वो उसे मैनेज करके चलता है, तो इसलिए वो टैब जो है पर्टिकुलर अलाइनमेंट में रखता है कंटेंट को, इसलिए हमारे कीबोर्ड में एक अलग टैब बटन है। वरना स्पेस देना होता तो 8 बार हम बस स्पेस टाइप कर देते, पर वो टैब बटन इसलिए ही दिया गया है कि वो ऑटो अलाइनमेंट हो जाए हमारा कंटेंट, ठीक है। तो टैब का पर्टिकुलर ये यूज होता है। अब मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, स्क्रीन पर दिखाऊं, तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा। सबसे पहले हमारा एच प्रिंट होगा स्क्रीन पर, ठीक है, HEL, फिर उसके बाद टैब आएगा, ठीक है। तो टैब आने के बाद फिर LO, फिर उसके बाद स्लैश एंड कर्सर की पोजीशन नीचे, फिर आपका अगली लाइन से प्रिंट होगा डाटा क्या, H स्लैश एन नीचे कर्सर की पोजीशन NO, फिर उसके बाद आपका क्या है स्लैश T। तो यहाँ पे आपका आएगा स्लैश T की वजह से टैब, फिर उसके बाद W स्पेस A, W तो एनो स्पेस, नहीं आएगा, ओ आएगा ना। हाँ कहाँ पे ओ आएगा, एनो नहीं आएगा ना, हाँ ओ आएगा ना, एनो नहीं स्लैश आएगा, एन। ओ आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद क्या आएगा, ए के बाद स्लैश एन की वजह से कर्सर की पोजीशन नीचे, ठीक है, फिर उसके बाद RE, ठीक है, फिर उसके बाद स्पेस YOU। इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट एज इट इज आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रोग्राम फाइल को आप सेव कर लेंगे, कंपाइल करते हैं, जावा सी कोड डॉट जावा, कोड कंपाइल सक्सेसफुली, जावा कोड, मैंने एंटर हिट किया तो देखिए आउटपुट हमारा ये आ रहा है। कोई प्रॉब्लम स्लैश टी को समझने में? नो, ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हमारा एक है स्लैश आर, ठीक है, स्लैश आर को बोलते हैं हम कैरेज रिटर्न, ठीक है, स्लैश टिप को बोलते हैं टैब, स्लैश एन को बोलते हैं न्यू लाइन, ठीक है। स्लैश आर का यूज क्या है, ठीक है, ध्यान से प्लीज गौर से समझिएगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूं, देखो हमारे कीबोर्ड में दो तरह के, मतलब हमारा जो इंसर्ट जो हम टाइप करते हैं वो दो तरह के मोड में काम करता है। सपोज दैट मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, हाउ आर, ठीक है, यू, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से टाइप कर रहा हूँ। तो आप इस कर्सर को देख सकते हो, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, ये जो मोड है इसे बोलते हैं हम इंसर्ट मोड, ठीक है। सपोज दैट मैं इस कर्सर को ए और आर के बीच में ले आता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे जेड को यहाँ पे टाइप करता हूं, तो क्या होगा, जेड जो है वो ए और आर के बीच में आएगा और आर आगे मूव हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो इस मोड को बोलते हैं हम इंसर्ट मोड। ये हमारा कैसा मोड होता है, इंसर्ट मोड होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये मोड चेंज हो जाए, आपका मोड दूसरा मोड होता है जिसे बोलते हैं ओवरराइड मोड, ठीक है। तो ओवरराइड मोड के लिए आपके कीबोर्ड में एक बटन होगा, ठीक है, इंसर्ट का, ठीक है, और जीरो जो होता है ना, जो जीरो लिखा होता है, जिसका जिन जिन के बड़े कीबोर्ड है उनपे जीरो पे लिखा होता है इंसर्ट मोड, ठीक है। वहां से जाके आप कीबोर्ड का मोड को चेंज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, प्लीज फोकस करिएगा। यहाँ पे जो अभी इंसर्ट मोड है, मैं अगर इसे इंसर्ट मोड में चेंज कर देता हूँ आफ्टर द प्रेसिंग इंसर्ट बटन, तो ये आपको कर्सर ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अगर आप टाइप करता हूँ, मैं लिखा हेलो, ठीक है, हाउ आर यू, अगर मैं कर्सर को और डब्ल्यू के बीच में ले आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अब जेड को टाइप करता हूँ तो क्या होगा, डब्ल्यू मिट जाएगा, उसकी जगह पे जेड आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारा कर्सर है वो आगे मूव हो जाएगा, मतलब कहाँ मूव हो जाएगा, स्पेस पे मूव हो जाएगा। तो मैंने Z डाला तो W ओवरराइड हो गया और कर्सर जो है हमारा स्पेस के नीचे आ गया। अब मैं दोबारा से कोई की प्रेस करता हूं तो स्पेस ओवरराइड हो जाएगा, वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है, जो भी हमने टाइप किया होगा, की प्रेस किया होगा। सपोज दैट मैंने Y टाइप किया तो Y यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद कर्सर A के आगे। तो इस मोड को बोलते हैं हम ओवरराइड मोड, ठीक है। तो जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है वो है ओवरराइड मोड में, ठीक है। तो हमारा जो कर्सर है वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। हेलो, यस, क्वेश्चन किसी का? सर मैं ये पूछ रहा था, हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट कर दो, ठीक है, क्वेश्चन।
तो देखो स्लैश आर का यूज क्या है, देखिए अगर आप कहीं पे लिखते हैं स्लैश आर, ठीक है, तो स्लैश आर को बोलते हैं हम कैरेज रिटर्न। ये क्या करता है, कर्सर की पोजीशन बिगिनिंग ऑफ द लाइन में ले आता है। कहां पे ले आता है, बिगिनिंग ऑफ द लाइन में। अगर आपका कर्सर जो है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा, ठीक है, और कर्सर आपका यहाँ पर है, अगर मैं बोलता हूँ इसके बाद मैंने स्लैश आर लिखा है, तो कर्सर की पोजीशन कहाँ जाएगी, आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, कहाँ पे आ जाएगी, डी के मतलब नीचे आ जाएगी यहाँ पे। तो कर्सर की पोजीशन लिया आएगा बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ना कि बिगिनिंग ऑफ द कंसोल। मैंने बोला यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द लाइन, जिस लाइन में हमारा कर्सर प्रेजेंट है उस लाइन के बिगिनिंग में हमारा कर्सर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा, एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा स्लैश आर, ठीक है, स्लैश आर, यहाँ पे ले लेते हैं बाय, ठीक है, मैंने लिखा बाय, ऐसे कुछ मैंने टेक्स्ट लिखा, फिर उसके बाद मैंने स्ट्रिंग को बंद कर दिया और मैंने लिखा सेमीकोलन। अगर मैं इसे प्रोग्राम को रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले आपका क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर, एच प्रिंट होगा, ठीक है। कर्सर आपका कैसे प्रिंट कर रहा है, किस मोड में काम कर रहा है, ओवरराइड मोड में काम कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट होगा HELLO। अब उसके